वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 263 के पार्ट 2 पर। तो सोल लैंड 1 और तांग सेन की हीरोपंती का ये लास्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसके फर्स्ट पार्ट में आप सब लोग ऑलरेडी ये देख चुके होंगे। और इस एपिसोड में हम लोग तांग सेन वर्सेस दोनों गॉड लेवल ओपोनेंट्स के दरमियान फाइट के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्लाइमैक्स और इस एपिसोड में क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती थी, और 50K की फैमिली हमारी दोबारा से मुकम्मल हो चुकी है, जिस सब के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा डायरेक्ट 100 के होने वाला है, जो कि मुझे उम्मीद है आप सब लोग दोबारा से जल्दी ही कंप्लीट करवा दोगे। एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं तांग सेन जो के जैसे ही वॉर ग्राउंड्स में डिसेंड होता है, तो तांग सेन की बॉडी से इतना ज्यादा डेंजरस ऑरा बाहर निकल रहा होता है कि यहाँ पर मौजूद रेगुलर सोल्जर्स की तो वैसे ही जान निकल जाती है और वो सब राख में बदल रहे होते हैं। जिसे देखते ही बीबी दोंग कहती है तांग सेन की ब्रेथ काफी ज्यादा वीक है, मगर फिर भी तांग सेन पर अटैक करना या फिर तांग सेन के अटैक से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तांग सेन ऑलरेडी मेरे से हाई लेवल पर पहुंच चुका हुआ है। जिस सब को देखकर जितनी परेशान बीबी दोंग होती है, उतना ही परेशान गोल्डन क्रोकोडाइल भी होता है, क्योंकि ये लोग इस वॉर को हार रहे होते हैं। और गोल्डन क्रोकोडाइल जबकि वुहान एम्पायर का एक सीनियर ऑफिसर है, तो उसी की वजह से उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है। मगर वहीं पर छियानवे एम्पायर के सारे लोग ही सबको देखकर काफी ज्यादा मिस हो रहे होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांग सेन को, जो कि वापस बीबी दोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर जैसे ही तांग सेन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो उसी के साथ ही तांग सेन को शाओ वू की ओल्ड मेमोरीज याद आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनकी वजह से तांग सेन यहीं पर एक टाइम के लिए रुक जाता है और एक जगह पर ही जाम होकर रह जाता है। जो देखते ही तांग सेन के कॉमरेड्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जबकि तांग सेन अभी अभी मौत से वापस लौटा है, तो ये सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि अगर तो तांग सेन यहाँ पर रुक चुका है, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि दोबारा से उसकी जान खतरे में है। जिसके साथ ही एंजल गॉड राक्षसा गॉड को इस फाइट में ज्वाइन करने के लिए आ जाती है। और इसी को देखते ही राक्षसा कहती है, तो क्या तुम फाइनली मुझे ज्वाइन करने के लिए आ चुकी हो? ये बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे ऑलरेडी हमारे एनिमी की वीकनेस का पता चल चुका हुआ है। जिसके साथ ही एंजल गॉड कहती है, मैं सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं डाल सकती, क्योंकि अभी के लिए अगर तुम अकेली फाइट करती हो, तो वुहान एम्पायर के हमारे हाथों से खो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। और इस मर्तबा मैं तुम्हारे साथ मिलकर दोबारा से फाइट करते हुए तांग सेन को प्रॉपरली किल करने वाली हूँ। मगर मेरी ये बात भी अपने माइंड में बिठा लो कि मैं जो कुछ भी करने वाली हूँ, वो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही, बल्कि मेरा लिया गया हर एक्शन और मेरा किया गया हर काम, मेरी तुम्हारा हेल्प करना भी सिर्फ मेरे एम्पायर के लिए है। और ये सब सिर्फ मैं वुहान एम्पायर की वजह से कर रही हूँ। जिसके साथ ही हम तीनों गॉड्स को एक दूसरे के सामने देखते हैं, जहाँ पर तांग सेन अभी तक अपनी आ रही मेमोरीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है, और जबकि उसके पास अपनी कोई भी ओल्ड मेमोरी ही नहीं रह चुकी, तो उसे इस बात का पता ही नहीं होता कि जिस गर्ल की मेमोरीज उसे आ रही है, आखिरकार तांग सेन का उसके साथ क्या रिश्ता है। और उसी के साथ ही साथ शायद से जबकि शाओ वू के पास तांग सेन की स्वॉर्ड भी मौजूद है, और जबकि तांग सेन स्वॉर्ड के काफी ज्यादा क्लोज भी है, तो उसकी पावर भी तांग सेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिसकी वजह से ही तांग सेन जैसे ही पीछे की तरफ देखता है, तो तांग सेन को इस बात का पता भी नहीं था कि शाओ वू कहाँ पर मौजूद है। मगर फिर भी तांग सेन सेम उसी जगह पर देखता है जहाँ पर शाओ वू मौजूद होती है, जहाँ से मुझे ये लगता है कि अशूरा गॉड की स्वॉर्ड तांग सेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। और जबकि अशूरा गॉड स्वॉर्ड भी शाओ वू के कांटेक्ट में है, तो उसी की वजह से ही तांग सेन को शाओ वू के साथ यूनाइट होने के ड्रीम्स आ रहे होते हैं। मगर इससे पहले कि तांग सेन यहाँ पर कोई भी एक्शन ले, एंजल गॉड तांग सेन पर अटैक कर देती है। जो अटैक होता तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर अभी का तांग सेन इस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा बड़ी फीट थी। यहाँ पर तांग सेन अपने किसी स्पेशल पावर का यूज नहीं था कर रहा, ना ही किसी स्पेशल मूव को यूज कर रहा था, ना ही तांग सेन डिवाइन पावर को यूज कर रहा था, बल्कि तांग सेन ने सिर्फ अपने जेन्युइन प्रेजेंस की बेस पर एंजल गॉड स्वॉर्ड के अटैक को रोक लिया होता है। जिसके साथ ही एंजल गॉड जैसे ही तांग सेन पर दोबारा से अटैक करने लगती है, तो तांग सेन उससे भी वापिस अपने हाथ से ही रोक
सूखता है और उसी के साथ ही तांगसेन अपने इमोशंस की वजह से इतना ज्यादा पसल हो चुका होता है कि उसे इस बात की समझ ही नहीं आ रही होती कि तांगसेन को यहाँ पर क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से तांगसेन की यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ब्रेथ लेने की वजह से एंजल गॉड तक काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है और डिस्ट्रैक्शन तो अशूरा के हर मूव में ही मौजूद है, जिसकी वजह से इस ब्रेथ के बाद भी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। मगर इसी मौका को देखते ही तांगसेन के फोकस को दोबारा से आउट होता देखकर राक्षसा गॉड तांगसेन पर अपने वेपन का यूज करते हुए लो चा गूस टेक्निक का यूज करते हुए अटैक कर देती है, जो कि अगर तो तांगसेन को टच हो भी जाता तो फिर भी तांगसेन को कोई भी फर्क नहीं था पड़ने वाला, क्योंकि राक्षसा गॉड की पावर तांगसेन को किसी हद तक इंजोर कर सकती है। मगर अभी के लिए भी बिदोंग तांगसेन को ऐसा डैमेज ही पहुंचा नहीं थी सकती जिसकी वजह से तांगसेन की जान को खतरा होता। मगर इससे पहले कि ये अटैक तांगसेन के साथ जाकर टकराए, शाओ वू से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाती है और शाओ वू अशूरा स्वार्ड का यूज करते हुए राक्षसा गॉड के अटैक तक को होल्ड कर रही होती है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी फीट थी। हालांकि इससे पहले तांगसेन ने भी एक गॉड के साथ बैटल तो कर रखी है, मगर तांगसेन जो कि इस कॉन्टिनेंट का अभी तक का सबसे ज्यादा टैलेंटेड कैरेक्टर है, उसका एंजल गॉड के अगेंस्ट फाइट करना तो समझ में आता था और वो बहुत ही ज्यादा बड़ी फीट भी लगती थी। मगर अभी के लिए शाओ वू ने शायद से तांगसेन की फीट को भी बहुत ही आसानी से तोड़ दिया होता है और तांगसेन के टैलेंट को भी ओवरकम कर लिया होता है, क्योंकि शाओ वू जिस गॉड के अटैक को रोक रही होती है वो राक्षसा गॉड है, जिसकी पावर एंजल गॉड से काफी ज्यादा टाइम्स हायर है। हालांकि वहीं पर शाओ वू की सोल पावर भी काफी हाई है, मगर शाओ वू को सोमिरू हैमर टेक्निक भी तो नहीं आती, जहाँ से मुझे लगता है कि शाओ वू के ये स्टेप तांगसेन के डिटर्मिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जैसे ही शाओ वू गॉडेस अटैक को रोकती है तो इसे देखते ही राक्षसा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसी के साथ ही कहती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, शाओ वू की बॉडी में भी अशूरा की पावर मौजूद कैसे हो सकती है, एक ही टाइम पर दो लोग अशूरा की पावर को यूज कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं शाओ वू के व्यू पर, जो कि तांगसेन से कहती है, मैं हमेशा ही सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जिसके लिए चाहे मुझे फिर 100 ईयर्स तक ही वेट क्यों ना करना पड़े, 1000 ईयर्स या फिर उसके लिए मुझे मिलियन ईयर्स तक ही वेट क्यों ना करना पड़े, मगर मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ का हर मोमेंट गुजारने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही मरना चाहती हूँ। और जैसे जैसे शाओ वू ये बातें करती जा रही होती है, वैसे वैसे अशूरा स्वार्ड की पावर अपने रियल मास्टर की बॉडी में एंटर होना स्टार्ट हो जाती है और जबकि शाओ वू की पावर, शाओ वू का कॉन्शियसनेस भी स्वार्ड के साथ मर्ज हो चुका होता है, तो उसी की वजह से ही शाओ वू और तांगसेन के रिलेशन की मेमोरीज भी दोबारा तांगसेन की बॉडी में एंटर होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके साथ ही तांगसेन को अपने और शाओ वू के गुजरे सारे मोमेंट्स याद आना स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ ही देर की स्ट्रगल के बाद तांगसेन फाइनली दोबारा से रीअवेक होता है और तांगसेन की सी गॉड की पावर भी अवेकन हो जाती है। तांगसेन का सी गॉड हार्ट भी वापस आ चुका होता है, जिसका मतलब यह है कि तांगसेन की ये किलर मशीन और कोल्ड पर्सनैलिटी के साथ साथ तांगसेन की पहले की पर्सनैलिटी भी दोबारा से रिवाइव हो चुकी होती है। और यही दो गॉड्स के एक ही बॉडी में मौजूद होने का प्रूफ है, जहाँ पर तांगसेन की बॉडी के लेफ्ट हिस्से पर अशूरा की पावर मौजूद है, वहीं पर तांगसेन की हाफ बॉडी में सी गॉड की पावर मौजूद है। हालांकि तांगसेन एक ही टाइम पर एक गॉड की पावर को यूज कर सकता है, मगर तांगसेन जैसा अपने सोल पावर को स्विच कर लेता है, उसी तरह ही जैसे ही चाहे अपनी गॉड पावर को भी स्विच कर सकता है। मगर वहीं पर तांगसेन को अपनी अशूरा गॉड की रियल पावर को अवेकन करने के लिए हर मर्तबा ही शाओ वू के साथ यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करना होगा, क्योंकि अशूरा गॉड ने अपनी स्वार्ड को शाओ वू को दे दिया था, जिसकी वजह से तांगसेन को अपनी अशूरा की रियल पावर को अवेकन करने के लिए अशूरा स्वार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि अशूरा गॉड का वेपन है और ये इस यूनिवर्स के टॉप टायर वेपन्स में से एक है, जिसकी वजह से ही तांगसेन को हर मर्तबा अपनी सारी पावर को लीश करने के लिए शाओ वू के साथ अपने कॉन्शियसनेस को कंबाइन करना होगा, जहाँ पर जैसे ही तांगसेन की दोनों पर्सनैलिटीज दोबारा से रेजरेक्ट हो जाती हैं और तांगसेन डबल पर्सनैलिटी के साथ अवेकन होता है, तो उसी के साथ ही तांगसेन को दोबारा से अपनी और शाओ वू की सारी मेमोरीज आने के साथ साथ शाओ वू का और तांगसेन का कॉन्शियसनेस भी एक होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही तांगसेन को सारी बातें समझ में आ चुकी होती हैं कि आखिरकार तांगसेन क्या था और क्या बन चुका है और अभी के लिए तांगसेन क्या कर रहा है, तो उसी के साथ ही तांगसेन की अपने फादर, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स की सारी यादें भी वापस आ जाती हैं, जिसके साथ ही तांगसेन शाओ वू को एक हक देता है और उसी के साथ ही उससे कहता है
मैं इतना ज्यादा पागल भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का वेट करवाऊं, बल्कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ वो तुम हो जिससे कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। और हालांकि तांगसेन के सामने 2 गॉड लेवल के ओपोनेंट भी मौजूद थे, मगर फिर भी तांगसेन और शाओवू को रोमांस करने का टाइम यहाँ पर मिल जाता है। और मजे की बात तो ये है कि जितनी देर ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, यान नेंगशुई और राक्षसा गॉड दोनों ही इन पर उतनी देर अटैक नहीं करती, जिसके साथ ही शाओवू अपने माइंड में सोचती है। तो मुझे अभी के लिए समझ आई है कि स्टार्ट से ही अशूरा गॉड का क्या इरादा था। अशूरा गॉड ने अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को तो मुझे दे दिया था, और अशूरा स्वॉर्ड ने भी मुझे चूज कर लिया था, मगर अशूरा गॉड हमेशा ही तांगसेन को अपना सक्सेसर बनाना चाहता था, जिसकी वजह से अशूरा गॉड ने जैसे ही अपनी सारी पावर को तांगसेन को दे भी दिया है, तो फिर भी तांगसेन की पावर अपनी स्वॉर्ड के बिना मुकम्मल नहीं है। और जबकि अशूरा स्वॉर्ड ने मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, तो मेरे मरने तक तांगसेन को ये वेपन नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से अशूरा को इस बात का अच्छे से पता था कि तांगसेन मेरे साथ यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करने के बाद अपनी स्वॉर्ड को अच्छे से यूज कर पाएगा। और वहीं पर तांगसेन के पास अशूरा गॉड और सी गॉड दोनों की ही सक्सेसर सीट्स भी मौजूद रहेंगी, और तांगसेन इन दोनों गॉड्स का इनहेरिटर भी रहेगा। अशूरा का प्लान सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि अशूरा गॉड मुझे तांगसेन की स्वॉर्ड ही बनाना चाहता है, और तांगसेन के कोल्ड कैरेक्टर को उसके साथ रहते इंश्योर करवाना चाहता है, जिसके साथ जैसे इन दोनों की साउल्स और कॉन्शियसनेस एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो उसी के साथ ही शाओवू की सारी साउल और पावर तांगसेन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। और जाते हुए भी शाओवू कहती है, तांगसेन की इनहेरिटर होने और मेरे तांगसेन की बॉडी में होने के बाद ही रियल पावर शो होने वाली है। तो जैसे ही तांगसेन और शाओवू एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, तो इसे देखते ही क्यान नेंगशुई और बीबीडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसके साथ ही क्यान नेंगशुई कहती है, आखिरकार इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं, इंसान गॉड्स के साथ यूनाइट कैसे कर सकते हैं। जिसके साथ ही राक्षसा कहती है, क्या ये लड़की मिलकर अशूरा की पावर को कंप्लीट करवाने वाली है। तांगसेन की एक बॉडी में 2 गॉड्स कैसे मौजूद हो सकते हैं, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं डुओ गॉड एग्जिस्टेंस को, जो कि सी गॉड और अशूरा गॉड के कंबाइंड सक्सेसर का एग्जिस्टेंस होता है, जहाँ पर तांगसेन फर्स्ट टाइम के लिए मोड सी अशूरा यूज कर रहा होता है। और जैसे ही तांगसेन अपनी सारी पावर को लीश कर लेता है, तो उसी के साथ ही यहाँ पर दोबारा से अशूरा की पावर का बहुत ही बड़ा ब्लो होता है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, राक्षसा गॉड बीबीडोंग और एंशियल गॉड क्यान नेंगशुई, तुम दोनों गॉड्स बन चुकी हो, मगर गॉड्स बनने के बाद भी तुम दोनों ने एक ऐसी वॉर को स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से लाखों इंसानों को मरना पड़ा है, और काफी ज्यादा लोगों ने उस सब की वजह से सफर किया है, जिसकी वजह से तुम दोनों को अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। और अभी के लिए तुम दोनों को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगसेन के न्यू मोड की सारी सोल लिंक्स को, जो कि सारी ही एक साथ बाहर आ चुकी होती हैं, जहाँ पर तांगसेन के पास टोटल 19 सोल लिंक्स होती हैं, जिनमें से 1700,000 प्लस ईयर्स की सोल लिंक्स होती हैं और 1 मिलियन प्लस ईयर्स की सोल लिंक्स होती हैं। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, ये मेरी और शाओवू की यूनिफिकेशन गार्डियन स्पिरिट टेक्निक है, जो कि हम गॉड लेवल पर यूज कर रहे हैं, और ये डोलवो कॉन्टिनेंट की फर्स्ट टाइम की 2 गॉड्स की यूनियन टेक्निक है, जिसका सामना तुम दोनों ही नहीं कर सकती। जिसके साथ ही तांगसेन अपनी सी गॉड अशूरा गॉड दोनों ही सीड्स को बहुत ही आसानी से चेंज कर पा रहा होता है, मगर उसी के साथ ही तांगसेन सबसे पहले तो यहाँ पर सी गॉड डोमेन का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वाटर गैदर हो जाता है, और दोनों ही गॉडेस इसमें फंस जाती हैं, और इस वाटर के थ्रू काफी ज्यादा नीचे आ जाती हैं, और जैसे ही ये वाटर की गहराई में पहुँचती हैं, तो इस जगह का नाम सी गॉड वर्ल्ड होता है। जिसके साथ ही तांगसेन अपना वेपन लेकर यहाँ पर आ जाता है, और आते ही तांगसेन और क्यान नेंगशुई के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि दोबारा से क्लोज कॉम्बैट फाइट होती है, जहाँ पर क्यान नेंगशुई पहले की तरह ही तांगसेन को बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर दे रही होती है। मगर अभी के लिए जबकि तांगसेन क्यान नेंगशुई को वाटर में लेकर आ चुका होता है, तो उसकी वजह से क्यान नेंगशुई की पावर लिमिटेड और वहीं पर तांगसेन की पावर अनलिमिटेड लेवल तक जा चुकी होती है, जहाँ पर कुछ ही मूव्स को एक्सचेंज करने के बाद जैसे ही क्यान नेंगशुई तांगसेन पर एक पावरफुल स्ट्राइक करने की कोशिश करने लगती है, तो तांगसेन की पावर क्यान नेंगशुई पर बैकफायर कर जाती है, जिसकी वजह से क्यान नेंगशुई काफी ज्यादा दूर आकर गिरती है, और इससे
पहले कि कियान नेक्शु को अपनी बॉडी रिकवर कर दोबारा से अटैक करने का चांस मिले, तब तक तांग सेन अपने नेक्स्ट मूव को भी यूज कर चुका होता है और एक बहुत ही बड़ी चेन का यूज करते हुए कियान नेक्शु पर अटैक कर देता है। और अभी के लिए जबकि तांग सेन सी में मौजूद है, तो यहाँ पर टेक्निक्स को यूज करना तांग सेन का कियान नेक्शु से डेफिनेटली काफी ज्यादा टाइम्स फास्टर होता है और तांग सेन कुछ ही टाइम में मल्टीपल स्ट्राइक्स को भी एक ही टाइम पर यूज कर सकता है, जिसके साथ ही इस अटैक के बाद भी तांग सेन इस अटैक को रेस्ट्रेन किए बिना ही नेक्स्ट अटैक का यूज करना भी स्टार्ट कर देता है, जिससे बचने की कियान नेक्शु कोशिश तो काफी ज्यादा करती है, मगर कियान नेक्शु ज्यादा देर इस सब को डॉच नहीं कर पा रही होती, क्योंकि तांग सेन के वाटर के बने सारे स्ट्रिंग्स ही कियान नेक्शु का पीछा करते जा रहे होते हैं और इसकी बॉडी को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर रहे होते हैं। और कुछ ही देर के बाद थॉर्न टाइप ये सारे स्ट्रिंग ही कियान नेक्शु को कैप्चर कर लेते हैं और कियान नेक्शु इन सब के अंदर आकर फंस जाती है, जिसे देखते ही तांग सेन अच्छा मौका समझते हुए कियान नेक्शु पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और ये अटैक दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा होता है, जो कि अगर तो कियान नेक्शु की बॉडी के साथ टच हो जाता तो यहाँ पर कियान नेक्शु का मरना तय था। मगर इससे पहले कि ये अटैक कियान नेक्शु के कांटेक्ट में आए, बिबिदोंग जिसको के तांग सेन ने आइस में फ्रीज कर दिया हुआ था, वो अपने आप को इस आइस से छुड़वा लेती है और कियान नेक्शु की जान बचाने के लिए तांग सेन के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। मगर जैसे ही तांग सेन ये देखता है कि बिबिदोंग भी उसके पीछे आ रही है, तो तांग सेन कियान नेक्शु पर अटैक करना छोड़ देता है, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन भी था, क्योंकि अगर तो तांग सेन दोबारा से कियान नेक्शु पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता तो राक्षसा गॉड ने तांग सेन को दोबारा से किल कर दिया होना था। और अभी के लिए तांग सेन सी गॉड की पावर को यूज कर रहा होता है और सी गॉड की बॉडी को क्रश करना राक्षसा के लिए मुश्किल काम नहीं है, जिसकी वजह से तांग सेन यहाँ पर काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स को एक साथ समन कर लेता है और उसी के साथ ही अपनी अशूरा गॉड की पावर में स्विच कर लेता है और उसी के साथ ही कहता है, क्या तुम दोनों मेरे साथ एक फेयर बैटल करना चाहती हो तो मैं तुम दोनों को एक फेयर बैटल ही देने वाला हूँ। अभी के लिए तुम दोनों मेरे साथ जैसा चाहो वैसे फाइट कर सकती हो। जिसके साथ ही तांग सेन बिबिदोंग कियान नेक्शु दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर इसी को देखते ही बिबिदोंग अपनी डोमेन का यूज करती है, जो कि वर्ल्ड ऑफ मिसरी होता है और ये बिबिदोंग की राक्षसा गॉडेस की डोमेन भी हो सकती है, या फिर बिबिदोंग का राक्षसा गॉडेस सिटी भी हो सकता है, या फिर इसे आप लोग इवल राइस सिटी भी कह सकते हो, जो कि आल्सो बिबिदोंग के इनहेरिटेंस रूम की तरह ही लग रहा था, जिसका नाम राक्षसा हेल होता है। और इसी को देखते ही कियान नेक्शु भी अपनी गॉड लेवल डोमेन को यूज करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर जगह पर लाइट गैदर होना स्टार्ट हो जाती है और दो डोमेन्स के एक साथ यूज होने की वजह से तांग सेन की सी गॉड की डोमेन के इफेक्ट्स भी यहीं पर खत्म हो जाते हैं और सी गॉड डोमेन सप्रेस हो जाती है। मगर एंशियल गॉड डोमेन के अंदर अभी के लिए कियान नेक्शु और तांग सेन एज अशूरा गॉड की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पर अभी भी तांग सेन बहुत ही आसानी से कियान नेक्शु को पुश कर रहा होता है और कियान नेक्शु को तांग सेन को सिर्फ होल्ड तक करने के लिए अपनी डोमेन के एक्स्ट्रा इफेक्ट्स का भी यूज करना पड़ रहा होता है, क्योंकि कियान नेक्शु अपने साथ साथ अपने एंशल्स को भी यूज कर रही होती है, जो कि शायद से डिवाइन पावर या फिर कियान नेक्शु के हाईएस्ट लेवल के प्राइस भी हो सकते हैं। मगर मुझे स्टार्ट से ही आज तक ये समझ नहीं आई कि ये एंशल्स आखिरकार आते कहाँ से हैं। क्या ये डिवाइन पावर से बने हैं, या फिर ये इंसान है, या फिर ये कोई और क्रीचर्स हैं जिनके पास अपना कॉन्शियसनेस मौजूद है, या फिर ये एक्सट्रीम लॉस की तरफ से एंशल गॉड को ही गिफ्ट के तौर पर मिले हुए हैं, जिन्हें कि जब चाहे एंशल गॉड समन कर सकती है। आपको क्या लगता है ये एंशल कहाँ से आते होंगे? आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे सुजेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही कियान नेक्शु इन सब एंजल्स को समन करती है, तो ये सब लोग भी तांग सेन के साथ कुछ ही सेकंड की फाइट को पुट कर पाते हैं और एक एक मूव एक्सचेंज करने के बाद ही तांग सेन इन सब का खात्मा भी कर देता है। मगर तब तक कियान नेक्शु अपने एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को चार्ज कर चुकी होती है, जो कि गॉड टेक्निक डिवाइन फायर पनिशमेंट होता है, जिसको कि कियान नेक्शु तांग सेन पर लॉन्च भी कर देती है। हालांकि तांग सेन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस अटैक को तो बहुत ही आसानी से होल्ड कर रहा होता है, मगर जैसे जैसे कियान नेक्शु तांग सेन को पुश करती जा रही होती है, तो तांग सेन के अंदर का किलिंग इंटेंट और भी ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और इसी के साथ अशूरा स्वॉर्ड की आई ओपन हो जाती है, जिसके ओपन होते ही बहुत ही ज्यादा आसानी से एंशल डोमेन भी क्रश हो जाती है, जिसके साथ ही राक्षसा गॉड अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए अपनी डिवाइन डोमेन के थ्रू एक बहुत ही ज्यादा बड़े जायंट को समन करती है और इस जायंट के यहाँ पर आने तक तांग सेन अपने अशूरा गॉड की पावर से
सी गॉड पर वापस स्विच हो चुका होता है, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है जबकि तांग सेन के पास प्रॉपरली इस बात की ट्रेनिंग ही मौजूद नहीं है कि दोनों गॉड्स की पावर को किस तरह से यूज करना है, या फिर जब का तांग सेन ने इन दोनों गॉड्स की पावर को इनहेरिट किया है तब का सिर्फ तांग सेन फाइट ही फाइट करता जा रहा है। तांग सेन को जरा भी इन दोनों डिवाइन पावर्स को मास्टर करने का टाइम ही नहीं मिला, तो इसी की वजह से ही तांग सेन के पास इन दोनों गॉड्स की पावर ही लिमिटेड है, जिसकी वजह से तांग सेन इन दोनों की पावर को थोड़ा थोड़ा करते हुए यूज कर रहा होता है। थोड़ी सी सी गॉड की पावर को यूज करने के बाद तांग सेन अशूरा में स्विच कर लेता है, और थोड़ी सी अशूरा की पावर को यूज करने के बाद तांग सेन वापस सी गॉड की पावर में स्विच कर लेता है। मगर ये चार्ट जितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तांग सेन बहुत ही आसानी से इसके अटैक को काउंटर करने के बाद इसे भी किल कर देता है, जिसके साथ ही राक्षसा गॉड भी अपनी गॉड लेवल टेक्निक तक को परफॉर्म करने के लिए तैयार होती है। और राक्षसा गॉड की अभी तक की हमें पहली गॉड टेक्निक देखने को मिलती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक लग रही थी, जिसका नाम गॉड टेक्निक कैलेमिटी कर्स होता है। और ये टेक्निक तांग सेन को बहुत ही ज्यादा पुश डाउन करती है, इवन के तांग सेन नीचे सरफेस के साथ जाकर लग जाता है और तांग सेन की बॉडी काफी ज्यादा हद तक सप्रेस हो चुकी होती है। मगर तांग सेन का सी गॉड का वेपन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इस पावर को होल्ड कर रहा होता है, जिस सब को देखते हुए तांग सेन फर्स्ट टाइम के लिए सी गॉड की गॉड लेवल टेक्निक को यूज करता है। तो मैं आप सबको ये बात बताता चलूं, किसी भी गॉड की रियल पावर उनकी गॉड लेवल टेक्निक में होती है। उसके अलावा वो जितनी भी टेक्निक्स को यूज करते हैं वो सारी मोर्टल लेवल टेक्निक्स ही होती हैं। और तांग सेन यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज कर रहा होता है उस टेक्निक का नाम गॉड टेक्निक फेसलेस वॉइड होता है, जिसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा पानी का जायंट अवतार हमें देखने को मिलता है, जो कि विविधों की इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से पुश बैक करता है और बहुत ही ज्यादा आसानी से विविधों की इस टेक्निक को भी क्रश कर देता है। जिसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप लोग एपिसोड 263 के पार्ट 2 को 10 में से क्या रेट करने वाले हो, नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। मैं तो इस एपिसोड को 8.5 की रेटिंग देने वाला हूँ, और आप लोग इस पर कितना रेट करते हो वो मैं नीचे कमेंट्स में चेक कर लूंगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लो। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।